गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, जो हम टॉपिक आजकल पढ़ रहे हैं वो है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। मैंने आपको कल बताया था कि भारत में बहुत सी यूरोपीय शक्तियां व्यापार के उद्देश्य से आने लगी और ये जो क्रम है ये लगभग 16वीं 17वीं जो शताब्दी थी भारत में, ये क्रम जो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम है वो 16वीं सदी में आरंभ हुआ। और मैंने आपको बताया था कि भारत में प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार होता रहा है। लगभग 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन मध्य एशिया में जो उथल पुथल मची थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1453 में तुर्कों ने कस्तुनतुनिया नामक स्थान पर अधिकार कर लिया और मिस्र पर भी तुर्कों ने अधिकार कर लिया था और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इससे क्या हुआ कि पश्चिम और पूर्व के बीच में जो संपर्क था व्यापार का, वो तुर्कों के अधीन आ गया, वो संपर्क कट गया। तुर्कों ने यूरोप के व्यापारियों को ऑटोमन साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया। देखिए, ये चेंज क्यों आया था, देखो ये समझना होगा आपको कि पहले पश्चिम का पूर्व के साथ व्यापार थल मार्ग से हुआ करता था। ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था 15वीं शताब्दी तक, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ऐसी घटना हुई कि जब 1453 में तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने पश्चिम के लोगों को पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति उस जगह पर जिन्होंने जहां पर अधिकार किया था तुर्कों ने, उस जगह से होकर जाने की अनुमति उन्होंने नहीं दी। तो अब ये समस्या खड़ी होगी पश्चिमी देशों के साथ कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार कैसे करें। तो उन्होंने विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए, क्योंकि उस समय भारत धन धान्य से परिपूर्ण था। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था और सभी यूरोपीय शक्तियां जो थी वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित थी। तो वास्को डिगामा, मैंने आपको बताया था, वास्को डिगामा द्वारा नए मार्ग खोजे जाने के बाद धीरे धीरे अन्य यूरोपीय जातियां भी भारत के प्रति आकर्षित होने लगी। और आप जानते हो कि सबसे पहले जो भारत में आए थे वो पुर्तगाली थे। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो भारत में पहली जो यूरोपीय कंपनी आई थी यानी पुर्तगालियों का आगमन या पुर्तगालियों का प्रवेश, वो किस प्रकार से हुआ। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वास्को डिगामा नाम का एक पुर्तगाली एक यात्री जो है वो भारत में आया था, लेकिन वो क्या मार्ग था उसका भारत का। मैंने आपको बताया कि तुर्कों ने जो ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की थी वहां होकर तो वो नहीं जा सकता था, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। लेकिन समुद्री मार्ग की खोज करना भी उस समय आसान नहीं था, बहुत समस्याएं थी। कारण ये था कि उस समय ऐसी भौगोलिक खोजें नहीं हुई थी, जैसे कंपास की खोज। आप जानते हो एक मैग्नेटिक कंपास होता है जो कि दिशा सूचक होता है, उससे दिशा का पता लग जाता है। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं शायद उन्हें पता हो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको डायरेक्शन की सेंस देता है, उसे मैरिनर्स कंपास भी बोलते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सुई बनी होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की। जहां आप जाते हो वो सुई उसी अनुसार हिलती है। नॉर्थ में जा रहे हो तो नॉर्थ की तरफ वो पॉइंट करेगी, साउथ में जा रहे हो तो साउथ की तरफ पॉइंट करेगी। तो इस तरह की भौगोलिक खोजें उस समय तक नहीं हो पाई थी। तो नए समुद्री मार्गों को ढूंढना ये एक बहुत बड़ा जो है आप ये कह सकते हो कि इशू था, बहुत बड़ा मुद्दा था कि कैसे ढूंढे जाए। और उस समय जो यात्री थे वो इस बात से भी डरते थे, समुद्री यात्री, ये नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है।
वो सोचते थे कि ऐसा समय आएगा, एक ऐसा स्थान आएगा समुद्र में कि जब वो उस स्थान पर पहुंचने के बाद वो नीचे गिर जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है। तो देखिए, बहुत सी समस्याएं थी प्रारंभ में, और इन सभी समस्याओं को लांघ कर, इन सभी समस्याओं से निपटारा पाकर जो है वास्को डी गामा और बहुत से अन्य जो पुर्तगाली यात्री थे, उन्होंने खोजें करनी आरंभ की। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में अगर हम कहें तो वास्को डी गामा की भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज ने भारत यूरोपीय संबंध के इतिहास में एक नया अध्याय खोल दिया, एक न्यू चैप्टर शुरू हो गया, जिससे यूरोपीय जातियों को भारत के पर्दे पर पहली व्यापारिक रूप में, और फिर पहले तो व्यापारिक रूप में ये यूरोपीय कंपनी आई भारत में, और फिर उपनिवेश के रूप में, और अंत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब वास्को डी गामा का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना बड़ा है कि उसकी वजह से ही ये जो यूरोपीय शक्तियां भारत में आई, ये संभव हो पाया। और जब वास्को डी गामा भारत में पहुंचा तो उस समय जो मैंने आपको बताया कि 1498 में, वो मई 1498 में वो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट जो है केरला में है। तो उस समय कालीकट का जो राजा था उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का हार्दिक स्वागत किया, और एक बार पहुंचने के बाद फिर वास्को डी गामा वापस अपने देश लौट गया, और 1502 में वो दोबारा जो है भारत में उसने प्रवेश किया। और उसने फिर जो उस समय हिंदू शासक था, मैंने आपको नाम बताया जमोरिन, जमोरिन से व्यापार करने की सुविधाएं उसने प्राप्त कर ली, और इस तरह से भारत में पुर्तगालियों का जो व्यापार था वो आरंभ हो गया। अब देखिए, बात ये थी कि भारत के साथ व्यापार केवल पुर्तगालियों का नहीं था, अरबों का भी व्यापार चल रहा था भारत के साथ। इससे पहले, पुर्तगालियों के भारत में आगमन से पहले भारत का व्यापार अरबों के साथ चल रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है कि अरब व्यापारी जो है वो जमोरिन से बहुत नाराज हुए इस बात पे कि उसने पुर्तगालियों को जमोरिन के यानी हिंदू शासकों के साथ या हिंदुओं के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। पुर्तगालियों ने जमोरिन को उसके शत्रु राज्य जो थे ना, जमोरिन के शत्रु राज्य जो थे, जैसे कोचीन का राज्य, उसके खिलाफ मदद देनी शुरू कर दी। देखो, पुर्तगालियों का तो उद्देश्य व्यापार करना था। उन्हें पता लगा कि जिस व्यक्ति ने, जमोरिन ने, उन्हें व्यापार करने की आज्ञा दी है उसका कोई शत्रु है। तो पुर्तगालियों ने तुरंत उसके शत्रु के खिलाफ जमोरिन की मदद करनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। देखिए, बेसिकली देवर ट्रेडर्स, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके ट्रेड को चलते रहने के लिए ये जरूरी है कि वो शासक की मदद करते रहे ताकि वो उनको अनुमति देता रहे, तो अब उन्होंने भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। पुर्तगालियों ने कन्नानौर नामक एक स्थान है, वहां पर एक कारखाना अपना स्थापित किया, और कोचीन और कन्नानौर ये पुर्तगालियों के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र, प्रारंभ में तो यही प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे पुर्तगालियों के, कोचीन और कन्नानौर। अब देखिए क्या हुआ कि जो जमोरिन था उसको अरब व्यापारी निरंतर भड़का रहे थे पुर्तगालियों के खिलाफ, क्योंकि अरब व्यापारी भी अपना व्यापार खोना नहीं चाहते थे। तो अरब व्यापारियों के बहकाने पर जमोरिन ने पुर्तगालियों पर आक्रमण कर दिया। कोचीन का जो पुर्तगाली कमांडर था उसने जमोरिन को पराजित कर दिया, और उसने कालीकट में भी एक अपना कारखाना स्थापित कर लिया। मतलब जब जमोरिन ने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया तो उस समय जो कोचीन का जो पुर्तगाली कमांडर था
उसने जमोरिन को पराजित कर दिया और उसने फिर कालीकट के बंदरगाह पर एक कारखाना भी उसने स्थापित किया। और 1505 तक पुर्तगाली व्यापारियों की जो पहुंच थी वो भारत के पश्चिमी तट तक हो गई थी। और ये जो पुर्तगाली थे, इनमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एक गवर्नर था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। मतलब वो पुर्तगाली सरकार ने उसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाकर भारत में भेजा। उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 से लेकर 1509 तक वो भारत में रहा और उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने के प्रयास आरंभ कर दिए। हालांकि उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो पुर्तगाल का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार सुरक्षित करना था, लेकिन फिर भी उसने पुर्तगाली राज्य स्थापित करने के प्रयास आरंभ कर दिए। और ब्लू वाटर पॉलिसी का पक्षपाती होने के कारण, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये है कि समुद्र पर अधिक से अधिक अधिकार होना चाहिए, तो उसने सामुद्रिक शक्ति का अधिक से अधिक विकास किया, जिससे भारत में जो पुर्तगाली राज्य है वो सुरक्षित रह सके। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद एक और पुर्तगाली गवर्नर भारत में आया जिसका नाम था अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1509 से लेकर 1515 तक भारत में अपना समय बिताया। ये भारत में पुर्तगालियों का नया गवर्नर बनकर आए। जैसे हम आगे पढ़ेंगे भाई, अंग्रेज गवर्नर जनरल जो है समय समय पर आते रहे, जैसे कि लॉर्ड क्लाइव का नाम आपने सुना होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम सुना होगा, लॉर्ड कर्जन का सुना होगा। तो ऐसे ही पुर्तगालियों के जो गवर्नर थे वो समय समय पर भारत में आए। जैसे पहला आया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 से 1509 तक रहा। उसके बाद अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आया जो कि 1509 से 1515 तक भारत में रहा। और अल्बुकर्क की अधीनता में भारत में पुर्तगाली शक्ति का निर्माण हुआ। उसने बहुत सी सफलताएं अर्जित की और भारत में उसने पुर्तगाली शक्ति को काफी सुदृढ़ किया। अल्बुकर्क की मृत्यु के बाद भी पुर्तगाली अपनी शक्ति में वृद्धि करते रहे, उनको काफी सफलता भी मिली और धीरे धीरे भारत के पश्चिमी तट पर, आप जानते हो कि गोवा, दीव, दमन, सालसट, बसीन, चौल, बंबई, बंगाल, हुगली, मद्रास, वो दूसरे तट पर भी पहुंच गए। आप जानते हो कि दो तट है, एक तो मालाबार तट है और एक कोरोमंडल तट है। मालाबार तट पे तो ये कालीकट वगैरह जो मैंने आपको बताया, मुंबई है और दीव, दमन है, गोवा है। और जो जो दूसरा कोस्ट है उस पे बंगाल है, हुगली है, मद्रास है। तो ये धीरे धीरे, जैसे मद्रास तट पर एक स्थान है सेंट थॉम, ये पुर्तगाली के अधिकार में चले गए। तो देखिए, पुर्तगालियों की भारत में सफलता के क्या मुख्य कारण हम कह सकते हैं। एक तो ये कि भारतीय नरेशों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, जो भारत में जो राजा थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, ये अमूमन देखा गया और इसका फायदा उठाया यूरोपीय व्यापारियों ने। शाहजहां के अलावा किसी भी अन्य शासक ने इनका विरोध नहीं किया। जहांगीर ने तो किया ही नहीं था विरोध, जहांगीर तो पहले था शाहजहां के। बल्कि जहांगीर के दरबार में तो एक अंग्रेज भी आया था जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो को भी अनुमति दी थी करमुक्त व्यापार करने की। प्रारंभिक जो गवर्नर थे वो बहुत योग्य थे पुर्तगालियों के। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क बहुत योग्य थे और बहुत साहसी थे। और सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो पुर्तगाली शक्तिशाली जल बेड़े का रहा, जल सेना का और उनके तोपखाने का यथेष्ट योगदान रहा उनकी सफलता में। लेकिन प्रारंभिक सफलता के बावजूद भी पुर्तगाली अंततः भारत में असफल हुए। और लास्ट में अगर हम देखें तो गोवा, दीव, दमन के अलावा
उनके अधिकार क्षेत्र में कुछ भी नहीं रहा। लास्ट वो गोवा से गए थे, तो उनकी जो ये जो उनकी शक्ति का जो पतन हुआ, उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि अन्य यूरोपीय शक्तियां भी उस समय भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी, और स्वाभाविक रूप से पुर्तगालियों के साथ उनका संघर्ष अनिवार्य था, और बहुत से कारण रहे, वो फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। आप जल्दी से जल्दी किताब लेने का प्रयास करें। अगर आप शहर में आते हैं, जो गाँव के जो छात्राएं हैं, अगर वो आपका कोई सगा संबंधी, आपके पिता या आपके भाई अगर शहर में आते हैं, तो उनसे आप ज़रूर जो है अपनी बुक मंगवा लें, क्योंकि बुक के बिना आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू।